जब हम हिस्ट्री के सबसे बड़े साइंटिस्ट, थिंकर और इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में कुछ ही नाम आते हैं, जैसे न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टाइन। लेकिन इन सबसे पहले एक ऐसे इंसान पैदा हुए थे जिनका दिमाग अपने वक्त से काफी आगे था। एक ऐसे स्कॉलर जिनका नॉलेज सिर्फ एक सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि कई फील्ड्स में उनकी पकड़ लाजवाब थी। वो इंसान थे अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बिरूनी। अल-बिरूनी की पैदाइश 973 एडी में ख्वारिज़्म के इलाके में हुआ था, जो आज के उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है। ये वो वक्त था जब दुनिया का ज्यादा हिस्सा अंधकार में डूबा हुआ था। यूरोप में साइंस पिछड़ेपन का शिकार थी और लोग ज्यादातर सुपरस्टिशंस और अंधविश्वास पे यकीन करते थे। लेकिन इसी दौर में इस्लामिक वर्ल्ड में नॉलेज का एक गोल्डन एरा चल रहा था। लाइब्रेरीज बन रही थी, बुक ट्रांसलेट हो रहे थे और स्कॉलर्स नए नए डिस्कवरीज कर रहे थे। अल-बिरूनी इसी इल्म के माहौल में बड़े हुए। उनका फैमिली बैकग्राउंड ज्यादा पावरफुल या रॉयल नहीं था, लेकिन उनके अंदर जो प्यास थी इल्म हासिल करने की, वो उन्हें बाकी सबसे अलग करती है। बचपन से ही उनका रुझान पढ़ाई और ऑब्जर्वेशन की तरफ था। वो चीजों को सिर्फ देखते नहीं थे, उसके पीछे का रीजन समझना चाहते थे। उनका दिमाग हमेशा सवाल करता रहता था, ऐसा क्यों होता है, ये कैसे काम करता है, इसका असली सच क्या है। अल-बिरूनी की सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी जीनियस थे, यानी सिर्फ एक फील्ड में मास्टर नहीं थे, बल्कि कई सब्जेक्ट्स के उस्ताद थे। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, फार्माकोलॉजी, ये सब उनके लिए अजनबी नहीं था। वो इन सब में रिसर्च करते, लिखते और नए थ्योरीज देने की कोशिश करते। आज के दौर में भी जब लोग सिर्फ एक फील्ड में एक्सपर्ट बनने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, वहाँ अल-बिरूनी जैसे लोगों का मल्टीपल फील्ड्स में मास्टरी हासिल करना हमें हैरान कर देता है। उनके इल्म का तरीका भी बहुत अलग था। वो बातों को आंख बंद करके नहीं मानते थे। उनका मानना था कि जब किसी चीज को ऑब्जर्व, टेस्ट और लॉजिकली प्रूव न किया जाए तब तक उसे सच नहीं माना जा सकता। इसी साइंटिफिक अप्रोच की वजह से वो अपने टाइम से सदियों आगे थे। आज जो साइंटिफिक मेथड हम यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन, उसकी झलक अल-बिरूनी के काम में साफ दिखाई देती है। अल-बिरूनी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन इल्म को दुनिया के सामने लाने का बना लिया था। उनका एम सिर्फ खुद नॉलेज गेन करना नहीं था, बल्कि अलग अलग कल्चर और सिविलाइजेशंस के दरमियान ब्रिज बनाना था। यही वजह है कि जब वो इंडिया आए तो उन्होंने सिर्फ एक विजिटर की तरह नहीं देखा, बल्कि एक रिसर्चर की तरह स्टडी की। उन्होंने संस्कृत सीखी, इंडियन लोगों की रीति रिवाज, मजहब, फेस्टिवल्स और उनके साइंस को समझने की कोशिश की, और फिर एक मशहूर किताब लिखी जिसका नाम था किताब अल-हिंद। इस किताब में हिंदुस्तान के बारे में इतनी गहरी और अनबायस्ड रिसर्च थी जो उस वक्त किसी और ने नहीं की थी। अल-बिरूनी का एक और खास पहलू ये था कि वो सच के पीछे भागते थे, न कि फेम, पावर या पॉलिटिक्स के। उनका मानना था कि ट्रूथ सबसे ऊपर होती है, चाहे वो किसी के बिलीफ के खिलाफ ही क्यों ना जाए। इसी वजह से उनकी लिखी हुई बातें बहुत ऑथेंटिक और रिलायबल मानी जाती है। आज भी मॉडर्न हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट उनका नाम बहुत इज्जत से लेते हैं। अल-बिरूनी सिर्फ एक साइंटिस्ट या हिस्टोरियन नहीं थे, वो एक सोच थे, एक नजरिया थे, एक ऐसी रोशनी थे जो अंधेरों के दौर में इल्म का दिया जला रही थी। उनका काम ये याद दिलाता है कि इंसान अगर सच में इल्म का दीवाना हो तो वो वक्त, सोसाइटी और हालात की दीवारों को तोड़कर भी अपना नाम हिस्ट्री में लिखवा सकता है। और इसी वजह से अल-बिरूनी आज भी इस्लामिक गोल्डन एज के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स में शुमार किए जाते हैं। अक्सर हम एक चीज देखते हैं, लोग एक सब्जेक्ट में माहिर बनते हैं, साल दर साल एक ही फील्ड में नॉलेज बिल्ड करते हैं और फिर उन्हें एक्सपर्ट माना जाता है। लेकिन सोचो, अगर कोई एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में मास्टरी हासिल कर ले, वो भी एक ऐसे दौर में जब रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे। ये सोचना ही मुश्किल लगता है, लेकिन अल-बिरूनी के लिए ये मुश्किल नहीं था, ये उनकी जिंदगी का नेचुरल फ्लो था। अल-बिरूनी का दिमाग एक जगह रुकता नहीं था। उनका रिसर्च का पैटर्न ऐसा था कि जिस चीज में उन्हें क्यूरियोसिटी मिलती, वो उसके पीछे पूरी लगन से लग जाते। उनके लिहाज से नॉलेज कोई एक बॉक्स नहीं था, उनके लिए इल्म एक बड़ी रिवर की तरह था जिसमें हर डायरेक्शन में फ्लो था और वो हर फ्लो को एक्सप्लोर करना चाहते थे। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स अल-बिरूनी का बेस सब्जेक्ट था। वो नंबर्स को सिर्फ कैलकुलेट नहीं करते थे, बल्कि उनके पैटर्न्स और लॉजिक को समझते थे। उन्होंने अलजेब्रा, जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम किया। उनके ट्रिग्नोमेट्री के टेबल्स और फॉर्मूलाज को उस वक्त के एस्ट्रोनॉमर्स ने अपनी रिसर्च का फाउंडेशन बनाया। आज के मॉडर्न मैथ्स में भी उनके कंट्रीब्यूशन ट्रेस किए जा सकते हैं। मैथमेटिक्स के बाद आती है उनकी सबसे फेमस एक्सपर्टाइज, एस्ट्रोनॉमी। यह फील्ड उनके लिए एक ऑब्सेशन की तरह थी। वो सितारों और ग्रहों की पोजीशन ऑब्जर्व करते, उनके रेवोल्यूशन का डाटा लिखते और उनकी मूवमेंट प्रिडिक्ट करते। उन्होंने सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स और प्लैनेटरी मोशंस को इतनी एक्यूरेसी से रिकॉर्ड किया कि आज भी हिस्टोरियंस उनकी ऑब्जर्वेशन को रेफरेंस के तौर पर यूज करते हैं। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि उनके पास कोई हाई लेवल टेलीस्कोप नहीं था। वो सिर्फ नेकेड आई ऑब्जर्वेशंस और मैथमेटिकल कैलकुलेशन से काम करते थे। ये उनकी ब्रिलियंस को और ज्यादा बढ़ा देता है।
है। उसके बाद आता है ज्योग्राफी। अल्बिरूनी को दुनिया की शेप, साइज और उसका नेचुरल लेआउट को समझने का बड़ा शौक था। उन्होंने अर्थ का रेडियस कैलकुलेट किया, कॉन्टिनेंट्स के डिस्टेंसेस लिखे, क्लाइमेट जोन समझे और माउंटेन्स की हाइट मेजर की। उनकी कैलकुलेशन बहुत ही क्लोज थी मॉडर्न वैल्यूज के। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है क्योंकि उनके पास सैटेलाइट, इमेजेस, जीपीएस या मॉडर्न टूल्स कुछ भी नहीं थे, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, लॉजिक और अपने हाथ से बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट्स। इसी वजह से उन्हें आज भी फादर ऑफ जियोडेसी कहा जाता है। फिर आती है फिजिक्स। अल्बिरूनी ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, लाइट एंड डेंसिटी के बारे में लिखा। उन्होंने स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए डिटेल्ड मेथड डेवलप किया और ये मेथड इतना एक्यूरेट था कि कई सेंचुरीज तक उसे यूज किया जाता रहा। वो सब्सटेंसेस के बिहेवियर को लॉजिकली एक्सप्लेन करते थे और ये बताते थे कि मैटर नेचर के रूल्स फॉलो करते हैं। उस वक्त के लिए ये एक रेवोल्यूशनरी थिंकिंग थी। हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी उनका एक अलग ही वर्ल्ड था। जब वो इंडिया आए, उन्होंने सिर्फ एक ट्रैवलर की तरह नहीं देखा, उन्होंने लोगों को समझा, उनके बिलीव्स, उनके कस्टम्स, उनकी लैंग्वेज, उनके रिलीजन, उनके फेस्टिवल्स और उनका फिलोसफी। वो किसी कम्युनिटी को जज नहीं करते थे बल्कि न्यूट्रल नजरिए से उनका कल्चर डॉक्यूमेंट करते थे। किताब अल हिंद इसलिए एक प्राइसलेस रिकॉर्ड मानी जाती है। ये किसी हिस्टोरियन का काम नहीं लगता बल्कि एक ट्रेंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट की रिसर्च जैसी फील देती है और ये सब उन्होंने 1000 ईयर्स पहले किया। फिर बात करते हैं लिंग्विस्टिक्स की। अल्बिरूनी को लैंग्वेज लर्निंग का अजीब सा शौक था। वो अरबिक, पर्शियन, संस्कृत, ग्रीक, हिब्रू और सीरियक जानते थे। आज के दौर में कोई एक या दो फॉरेन लैंग्वेजेस सीख ले तो उसे अचीवर बोला जाता है, लेकिन अल्बिरूनी ने इतनी लैंग्वेजेस फ्लुएंट तरह से सीखी कि वो इन लैंग्वेजेस में रिसर्च मटेरियल ट्रांसलेट कर सके। इसी स्किल की वजह से वो सिविलाइजेशन के बीच एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल ब्रिज बन गए। मेडिसिन और फार्माकोलॉजी की तरफ भी उनका रुझान था। उन्होंने कई मिनरल्स, प्लांट्स और उनके मेडिसिनल इफेक्ट्स डॉक्यूमेंट किए। उनकी राइटिंग्स में आपको साइंटिफिक टोन मिलती है जिसमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का वेट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये सब देखकर एक बात समझ में आती है, अल्बिरूनी एक ऐसे स्कॉलर थे जो अपनी सोच को बाउंड्रीज में बांधना पसंद नहीं करते थे। वो एक फील्ड से दूसरी फील्ड में इसलिए जाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि सोच को समझने के लिए किसी एक सब्जेक्ट में बंधना सही नहीं है। साइंस, मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लैंग्वेज सब मिलकर नॉलेज का एक जायंट पजल बनाते हैं और वो इस पजल को पूरा सॉल्व करने की कोशिश में लगे रहते थे। उनके लिए नॉलेज सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं था, ये उनकी जिंदगी का मिशन था। हर सब्जेक्ट उनके लिए एक नई खिड़की खोलता था जिससे वो दुनिया को और गहराई से देख सकते थे। इसी अप्रोच ने उनके एक ऑर्डिनरी स्कॉलर से उठाकर एक टाइमलेस जीनियस बना दिया। तो भाई अब हम अल्बिरूनी की लाइफ के उस हिस्से को समझने जा रहे हैं जिसने उनका नाम साइंस की हिस्ट्री में हमेशा के लिए कायम कर दिया। इस पार्ट ने उन्हें बाकी सब स्कॉलर से अलग और कहीं ज्यादा आगे खड़ा कर दिया। इसी वजह से उन्हें आज फादर ऑफ जियोडेसी कहा जाता है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है बल्कि एक ऐसी रिकॉग्निशन है जो उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, पेशेंस और साइंटिफिक अप्रोच को रिप्रेजेंट करती है। जरा सोचो, आज हम अर्थ के बारे में जो कुछ जानते हैं वो सैटेलाइट्स, जीपीएस, डिजिटल मैपिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी का रिजल्ट। लेकिन जब ये सब कुछ अवेलेबल नहीं था तब अल्बिरूनी जैसे लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशन, मैथमेटिक्स और लॉजिक के दम पर जमीन के राज समझने की कोशिश कर रहे थे। और ये सिर्फ कोशिश नहीं थी, ये एक सक्सेसफुल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्बिरूनी ने अर्थ का रेडियस कैलकुलेट किया था और जब मॉडर्न साइंटिस्ट ने उस कैलकुलेशन को कंपेयर किया तो डिफरेंट बहुत ही कम निकला। ये इमेजिन करना ही मुश्किल है कि 1000 साल पहले लिमिटेड टूल्स के साथ कोई इंसान इतना एक्यूरेट रिजल्ट निकाल सकता है, लेकिन अल्बिरूनी ने ये कर दिखाया। उनका मेथड बहुत स्मार्ट और लॉजिकल था। उन्होंने पहले एक माउंटेन की हाइट मेजर की, फिर उस माउंटेन के टॉप पर जाकर हॉरिजन का एंगल कैलकुलेट किया। उस एंगल और हाइट के बीच के रिलेशन को यूज करके उन्होंने अर्थ के कर्वेचर का एस्टिमेशन निकाला और इसी कर्वेचर से उन्होंने अर्थ का रेडियस कैलकुलेट कर लिया। आज भी ये मेथड फिजिक्स और ज्योग्राफी में एक क्लासिकल एग्जाम्पल की तरह पढ़ाया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि उन्होंने किसी भी रिलीजियस या माइथोलॉजिकल बिलीफ को अपने बीच में आने नहीं दिया। उस दौर में काफी लोग ये मानते थे कि जमीन फ्लैट है, लेकिन अल्बिरूनी ने सिर्फ ये माना जो मैथ और ऑब्जर्वेशन ने प्रूव किया। ये माइंडसेट उन्हें एक ट्रू साइंटिस्ट बनाती है। जियोडेसी सिर्फ अर्थ का रेडियस मेजर करने का नाम नहीं है। इस साइंस में अर्थ का शेप, साइज, ग्रेविटी, सरफेस और डिस्टेंस मेजरमेंट आते हैं। अल्बिरूनी ने इन सब एरियाज में काम किया। उन्होंने मल्टीपल लोकेशंस के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट किए। उन्होंने मैप्स बनाने में मैथमेटिक एक्यूरेसी को इंक्लूड किया। उन्होंने डिस्टेंस मेजर करने के लिए नए मेथड्स डिजाइन किए जो उनके बाद आने वाले एक्सप्लोरर्स और जियोग्राफर्स के लिए फाउंडेशन बन गए। अल्बिरूनी का जियोडेसी में इंटरेस्ट की एक और वजह थी उनका ज्योग्राफी और एस्ट्रोनॉमी के साथ डीप कनेक्शन।
उनके लिए अर्थ और स्काई अलग चीज नहीं थी। वो मानते थे कि अगर तुम्हें आसमान समझना है तो जमीन को समझना होगा, और अगर जमीन को समझना है तो उसकी शेप, उसकी पोजीशन और मूवमेंट को जानना जरूरी है। यह इंटरकनेक्टेड अप्रोच ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। सोचने वाली बात यह भी है कि उनके पास ना कोई मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स थे, ना डिजिटल टूल्स, ना किसी स्पेस एजेंसी का सपोर्ट। उनके पास थे तो सिर्फ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स जो उन्होंने खुद डिजाइन किए, जैसे एस्ट्रोलैब, क्वाड्रेंट और कुछ सिंपल ज्योमेट्रिकल टूल्स। लेकिन उनका दिमाग इतना एडवांस था कि उन्होंने इन सिंपल टूल्स से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट हासिल किए। अल-बिरूनी का नाम तब भी मशहूर हुआ जब उनके काम का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक पहुंच गया। यूरोपियन साइंटिस्ट ने भी उनकी राइटिंग्स और मेथड को स्टडी किया और अपनी रिसर्च का बेस बनाया। ये प्रूफ है कि उनकी थिंकिंग और साइंटिफिक मेथड यूनिवर्सल थे, सिर्फ एक कल्चर या सिविलाइजेशन तक लिमिटेड नहीं थी। और सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि अल-बिरूनी का एम फेम पाना नहीं था, उनका एम सच को समझना था। उन्होंने अर्थ का रेडियस इसलिए नहीं निकाला क्योंकि उन्हें मशहूर होना था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें ये जानना था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बनाई हुई जमीन कितनी अजीम है, कितनी परफेक्ट है। ये उनकी रिसर्च में ह्यूमिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का ब्यूटीफुल ब्लेंड दिखाता है। इसलिए लफ्जों में कहा जाए तो अल-बिरूनी सिर्फ फादर ऑफ जियोडेसी ही नहीं थे, वो उन लोगों में से थे जिन्होंने इंसान को अपनी ही जमीन को नए नजरिए से देखना सिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि जब इल्म को सच्चाई के साथ ढूंढते हैं तो नेचर अपने राज तुम पर खुद खोल देती है। और इसी वजह से अल-बिरूनी का नाम आज भी साइंस और ज्योग्राफी की हिस्ट्री बुक में बहुत इज्जत के साथ लिखा जाता है। अगर अल-बिरूनी को सिर्फ फादर ऑफ जियोडेसी कहकर रोक दिया जाए तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। उनकी असली पहचान तो उनका आसमान के साथ रिश्ता था। उनका दिमाग सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं था, उनकी आंखें अक्सर रात के अंधेरों में सितारों को देखती रहती थी। उनके लिए आसमान सिर्फ चमकते हुए डॉट्स का ग्रुप नहीं था, बल्कि एक लिविंग सिस्टम था जो रूल्स फॉलो करता है, जो लॉजिकल है और जो समझा जा सकता है। और इसी आसमान को समझने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत हिस्सा एस्ट्रोनॉमी को दे दिया। अल-बिरूनी का इंटरेस्ट एस्ट्रोनॉमी में सिर्फ क्यूरियोसिटी के लेवल तक नहीं था, वो इस फील्ड को एक सीरियसली साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह ट्रीट करते थे। उस वक्त लोग सितारों को लक, डेस्टिनी और सुपर नेचुरल पावर से जोड़कर देखते थे। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को मुश्किल से अलग किया जाता था, लेकिन अल-बिरूनी ने इन दोनों के बीच क्लियर डिफरेंस समझाया। उन्होंने कहा कि सितारे हमारी जिंदगी कंट्रोल नहीं करते, बल्कि उनकी मूवमेंट को हम मैथमेटिक्स और ऑब्जर्वेशन से समझ सकते हैं। यही थिंकिंग उन्हें अपने टाइम से कई सदी आगे ले गई। उन्होंने प्लैनेट्स की मूवमेंट का डीप स्टडी किया, कौन सा प्लैनेट कितने वक्त में अपने ऑर्बिट कंप्लीट करता है, उनका स्पीड क्या है, उनकी पोजीशन कैसे चेंज होती है, ये सब उन्होंने रिकॉर्ड किया। उनके कैलकुलेशन इतने एक्यूरेट थे कि बाद में आने वाले एस्ट्रोनॉमर्स ने उनकी टेबल्स को रेफरेंस के तौर पर यूज किया। ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड साइंस थी। इक्लिप्सिस यानी सूरज और चांद ग्रहण उनका एक स्पेशल एरिया था। लोग इसे बैड ओमेन मानते थे, कई जगह तो लोग अपना नॉर्मल काम भी बंद कर देते थे। लेकिन अल-बिरूनी ने इसे फियर का टॉपिक नहीं, एक साइंटिफिक इवेंट का टॉपिक बनाया। उन्होंने सोलर और लूनर इक्लिप्स के टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी का स्टडी किया। उन्होंने समझाया कि ये एक नेचुरल सेलेस्टियल अलाइनमेंट का रिजल्ट है, ना कि कोई सुपरनेचुरल वार्निंग। सोचो उस जमाने में इतनी बड़ी बात कहना कितना रेवोल्यूशनरी था। अल-बिरूनी ने अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट पे भी काम किया। ये बात आज कॉमन लगती है, लेकिन तब ये डिस्कस करना भी बहुत बड़ा स्टेप था। उन्होंने पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की कि अर्थ अपने एक्सिस पर घूम सकती है। इसी थॉट ने फ्यूचर के हेलियोसेंट्रिक मॉडल्स के लिए बेस बनाया, चाहे वो कोपरनिकस हो या गैलीलियो। उनके काम के पीछे कहीं न कहीं अल-बिरूनी जैसे दिमाग का इन्फ्लुएंस जरूर था। स्टार्स की पोजीशन रिकॉर्ड करना उनका एक रेगुलर हैबिट था। वो रात के समय डिफरेंट लोकेशन से स्काई ऑब्जर्व करते थे। ये काम सिर्फ डाटा कलेक्शन नहीं था, ये एक आर्ट जैसा था। हर स्टार की अपनी जगह, अपनी पोजीशंस और अपनी मूवमेंट उनके लिए एक पजल का पार्ट थी, और वो हर पजल्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते थे। टाइम कीपिंग भी उनका एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था। नमाज के करेक्ट वक्त, दिन और रात की लेंथ, सीजन्स का चेंज, ये सब उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के थ्रू समझा। उन्होंने कैलेंडर्स के स्ट्रक्चर को एनालाइज किया और डिफरेंट सिविलाइजेशन के टाइम सिस्टम्स को कंपेयर किया। ये काम सिर्फ साइंस का नहीं था, बल्कि कल्चर्स को कनेक्ट करने का भी था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल-बिरूनी का अप्रोच हमेशा हम्बल और ऑब्जेक्टिव रहा। अगर उन्हें लगता है कि किसी टॉपिक पे उनका नॉलेज कंप्लीट नहीं है, तो वो खुद लिखते थे कि इस बात पर और रिसर्च की जरूरत है। ऐसा कहना उस वक्त के स्कॉलर्स के लिए बहुत रेयर बात थी, क्योंकि ज्यादा लोग अपने आप को परफेक्ट दिखाना चाहते थे। लेकिन अल-बिरूनी के लिए सच पहले आता था, ईगो बाद में। उनकी एस्ट्रोनॉमी ने सिर्फ साइंस को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि इंसान के नजरिए को भी चेंज किया। उन्होंने दिखाया कि आसमान कोई डर का सिंबल नहीं है, ये एक ब्यूटीफुल, ऑर्गेनाइज्ड और अंडरस्टेबल सिस्टम है। और अगर इंसान अपना दिमाग और नियत सही रखे तो वो इस सिस्टम को समझ भी सकता है। इसी वजह से अल-बिरूनी को सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं माना जाता है, बल्कि एक कॉस्मिक थिंकर भी कहा जाता है। उनकी सोच जमीन से शुरू होती थी, लेकिन खत्म सितारों के पार होती थी, और यही उन्हें हिस्ट्री का एक ऐसा नाम बनाता है जो कभी धुंधला नहीं पड़ेगा।